हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 4.1 द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो ये चैप्टर किसके बारे में है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या क्या आ जाता है, मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ये जो मैं आपके बेसिक्स के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप इनको समझ जाएंगे तो ये चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे इसको समझना, इसको रीड करना, तब आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, आपने एक्स यूज़ किया, तो x ये जो वेरिएबल है ना, ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप a भी यूज़ कर सकते हैं, ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप चाहे तो y भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब और एग्जांपल देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं x+2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो x है ये तो वेरिएबल है, ये जो 2 है इस 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है का क्या मतलब हुआ? अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ 2 के साथ x है। जब हम कहते हैं ना 2x, तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x। जब आप 2 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 2x। यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। यानी ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि एक तो आपका ये वेरिएबल हो गया x और एक कांस्टेंट आ गया 2। आप कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x-3 या y-2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर आप लिखते हैं x², तो ये x² भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टर्म्स देखने होते हैं कि यहाँ पर जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर ये लें x को, एक और y को, यहाँ पर एक टर्म है, ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म है। ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a जिसमें एक टर्म है, ऐसे y इसमें भी एक ही टर्म है। अब यहाँ देखिए, इधर 2 टर्म है, x एक टर्म है और 2 दूसरा टर्म है। जब प्लस या माइनस का साइन आ जाता है ना बीच में, तो फिर ये सेकंड टर्म आ जाता है। तो ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x+2 जिसमें 2 टर्म्स है। ऐसे x-3 में भी यहाँ 2 टर्म है, एक है x और दूसरा है -3। y-2 में भी 2 टर्म्स हैं, एक है y और दूसरा है -2। x² में एक ही टर्म है। अब यहाँ देखिए 2x, देखने में आपको लगेगा यहाँ तो 2 टर्म है, एक 2 है और x है। नहीं, यहाँ एक ही टर्म है, क्योंकि 2x का मतलब होता है 2 × x। तो अभी तक प्लस और माइनस तो नहीं आया ना, तो जब तक प्लस माइनस ना आ जाए दूसरा टर्म नहीं आता। तो 2x में भी एक ही टर्म होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 2x और 3x, तो ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है? जिसमें दो आपके पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे 2x और 3x, दोनों में देखिए वेरिएबल सेम है ना x, दोनों में वेरिएबल सेम है x, और दोनों में पावर भी सेम है वेरिएबल की। x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स को समझना इसलिए ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिर्फ लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए 2x + 3x, तो इसका मतलब होता है 5x। ये क्या हो गया? 5x। अब आप कहेंगे ये एडिशन कैसे हुआ? तो देखिए x के साथ ये 2x है ना, 2 और x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई होता है ना वेरिएबल के साथ, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। 2 किसका कोएफिशिएंट है? x का। और 3 किसका कोएफिशिएंट है? x का। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद जब आप इस चैप्टर को करेंगे तो आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, तभी मैं यहाँ पर टाइम लगा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट है x का और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 3। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों लाइक टर्म्स भी हैं, और अगर ये लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो जाएंगे। और जब लाइक टर्म्स ऐड होते हैं ना, तो एक्चुअली इनके कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 था, तो 2 और 3 ऐड होकर 5 आ गया, साथ में x लिख दिया। तो लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं लिख देता हूँ 7x - 2x। 7x में से 2x माइनस करना है, तो 7 - 2 5x। तो इन्हीं को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ 7x + 3y, 7x + 3y लिख दो, इसको हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? जहाँ पर या तो वेरिएबल डिफरेंट है, जैसे इधर x है या इधर y है। अगर ऐसे आ गया तो ये अनलाइक टर्म्स है, ना सब्ट्रैक्ट होंगे ना ऐड होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इधर है 7x²,
इधर है 3x। अब वेरिएबल तो सेम है x, लेकिन यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ये भी ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दो टर्म्स तभी आप ऐड कर पाएंगे जब वो लाइक टर्म्स होंगे, जिनमें वेरिएबल भी सेम होंगे और उनकी पावर्स भी सेम होंगी। तो यहाँ पर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। ये आप 2 से 3 बार इनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपके ये जो बेसिक्स हैं क्लियर हो जाए। हालांकि अभी भी मैंने बहुत शॉर्ट में और कुछ रफ तरीके से ही आपको ये बताएं, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 4.1 द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स। तो ये लेटर नंबर्स क्या होते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ क्या बताया गया। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट अ कंसाइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशंस एंड पैटर्न्स। यानी इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे जो मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं, जो मैथमेटिकल पैटर्न्स होते हैं, इनको कंसाइज वे में यानी कि शॉर्ट वे में कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो हमने देखा ना कि ये जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यही वो कंसाइज वे है, शॉर्ट वे है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखने, इन मैथमेटिकल रिलेशंस को और मैथमेटिकल पैटर्न्स को लिखने का यही वो कंसाइज वे या शॉर्ट वे होता है, शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। वी शैल सी हाउ दिस हेल्प्स अस इन थिंकिंग अबाउट दीज रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स एंड इन एक्सप्लेनिंग वाई दे मे होल्ड ट्रू। और यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि जब हम ये मैथमेटिकल रिलेशंस और मैथमेटिकल पैटर्न्स को जब इस तरीके से शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में हम लिखते हैं, जैसे कि ये सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखे, जब इस तरीके से हम लिखते हैं तो हमें ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से ये शॉर्ट वे में लिखने से हमें मदद मिलती है, हमें हेल्प मिलती है इन मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स को और मैथमेटिकल पैटर्न्स को समझने में। अब यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। शबनम इज़ 3 years ओल्डर देन आफ्ताब, यानी कि शबनम आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। व्हेन आफ्ताब्स एज 10 years, शबनम्स एज विल बी 13 years, यानी कि जब आफ्ताब की एज 10 साल की होगी तब शबनम की एज होगी 13 साल। 3 साल बड़ी हो गई ना, तो अगर आफ्ताब 10 साल का है तो शबनम हो गई 13 साल की। नाउ आफ्ताब्स एज इज 18 years, अब आफ्ताब की एज है 18 years। व्हाट विल शबनम्स एज बी, तो शबनम की एज क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम आफ्ताब की एज लिखेंगे 18, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 21 years, यानी जो शबनम है वो होगी 21 साल की। अगर आफ्ताब की एज 18 years है तो शबनम की एज होगी 18 + 3 यानी कि 21 years। 18 में हमने इसलिए 3 ऐड किया क्योंकि जो शबनम है वो आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपको मैथमेटिकल रिलेशन समझ में आया कि यहाँ पर शबनम की एज की बात की गई है, आफ्ताब की एज की बात की गई है। हमें बताया गया कि शबनम की एज आफ्ताब की एज से 3 साल ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को हमने कैसे कैलकुलेट किया कि हमने आफ्ताब की एज में 3 ऐड किया तो हमें शबनम की एज मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एग्जैक्टली वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर आएंगे। और ये जो मैथमेटिकल जो रिलेशन है, जो दिखने में हमें ये वर्ड प्रॉब्लम में बड़ा लग रहा है, ये बहुत ही शॉर्ट में हम लिखेंगे। अब इसके बाद क्या कहा गया है, गिवन आफ्ताब्स एज हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम्स एज। अगर आपको आफ्ताब की एज दी गई है तो आप शबनम की एज कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका इजी सा मेथड है, इजी। वी एड 3 to आफ्ताब्स एज टू गेट शबनम्स एज। कि हम क्या करेंगे, हम सिंपली आफ्ताब की एज में 3 ऐड कर देंगे तो हमें शबनम की एज पता चल जाएगी, क्योंकि शबनम आफ्ताब से 3 साल बड़ी है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कैन वी राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन। क्या हम इसको एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। शबनम्स एज इज़ 3 years मोर देन आफ्ताब्स, यानी शबनम की एज आफ्ताब की एज से 3 साल ज़्यादा है। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहे, दिस कैन बी रिटन एज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। शबनम्स एज इज इक्वल टू आफ्ताब्स एज +3, यानी अगर आपको शबनम की एज पता करनी है तो आप क्या करेंगे, शबनम की एज पता करने के लिए आप आफ्ताब की एज में 3 ऐड कर देंगे। जब आप आफ्ताब की एज में 3 ऐड करेंगे तो आपको शबनम की एज पता चल जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जब ये इस तरीके से ये इक्वल टू का साइन आ जाता है ना बीच में, तब ये इक्वेशन बन जाती है। तब इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। ठीक है, जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जब यहाँ तक पहुँचेंगे तब मैं इस इक्वेशन को आपको अभी डिटेल में भी समझाऊंगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही इक्वेशन बनती है।
इक्वेशन जब बन जाती है ना तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, राइट साइड में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और बीच में ये इक्वल टू का साइन आ जाता है, तब हम इसको इक्वेशन कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं जो मैथमेटिकल रिलेशन था ये कितना शॉर्ट होता जा रहा है। अब हमने शॉर्ट में लिख दिया कि शबनम्स एज इज इक्वल टू आफ्ताब्स एज प्लस 3। अब इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट में हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखेंगे। अब ज़रा यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ क्या बताया गया कि अगर आफ्ताब की एज अलग अलग तरीके से दी गई है तो फिर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा शबनम की एज का। जैसे अगर आफ्ताब की एज 4 ईयर है तो शबनम की एज निकालने के लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, 4 + 3, तो शबनम की एज आ जाएगी 7 ईयर्स। ठीक है, ऐसे अगर आफ्ताब की एज 10 ईयर्स है तो शबनम की एज 10 + 3 यानी कि 13 ईयर्स। आफ्ताब की एज अगर 23 है तो शबनम की एज 23 + 3 यानी कि 26 ईयर्स हो जाएगी। यानी जो भी शबनम की एज है जो भी आफ्ताब की एज है, आफ्ताब की उस एज में अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमें शबनम की एज पता चल रही है। ऐसे अगर हम आफ्ताब की एज को ए ले लेते हैं तो शबनम की एज के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a + 3। अगर आफ्ताब की एज a है तो शबनम की एज हो जाएगी a + 3। अब इसी चीज़ को और डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है। पहले हम ये पूरा पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर ये सारा कंसेप्ट आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, सच मैथमेटिकल रिलेशंस आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। ये जो मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं, जैसे यहाँ शबनम की एज और आफ्ताब की एज का जो मैथमेटिकल रिलेशन है, इनको हम शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं। इन द रिलेशन अबव इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फ्रेज आफ्ताब सेज, यानी कि यहाँ पर हमें ये जो आफ्ताब सेज, शबनम सेज ये लिखना पड़ रहा है, इसकी जगह हम और शॉर्ट हैंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या, द कन्वेंशन इज़ टू यूज़ अ कन्वीनियंट सिंबल। इसकी जगह हम एक तरीका यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, कैसे वो भी हम देखते हैं। यूजली लेटर्स और शॉर्ट फ्रेज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। तो यूजली इसके लिए या तो हम लेटर्स यूज़ करते हैं या फिर कोई शॉर्ट फ्रेज यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, लेटर्स से वी यूज़ द लेटर ए टू डिनोट आफ्ताब सेज, यानी कि अगर आफ्ताब की एज को हम ए से डिनोट कर दें, जैसा कि यहाँ बताया गया था ना, आफ्ताब की एज अगर ए ईयर्स है, वी कुड हैव यूज्ड एनी अदर लेटर। आप चाहे तो ए के अलावा कोई और लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स, वाई, एम, एन, ओ, कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आफ्ताब की एज को ए लिया गया है, एंड एस टू डिनोट शबनम सेज, और शबनम की एज को एस से डिनोट किया गया है। तो जहाँ पर भी आपको अब एस नज़र आएगा मतलब शबनम सेज, जहाँ पर भी अब आपको ए नज़र आएगा मतलब आफ्ताब सेज। देन द एक्सप्रेशन टू फाइंड शबनम सेज विल बी। अब अगर आपको शबनम की एज निकालनी है तो शबनम की एज निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे वो एक्सप्रेशन होगा a + 3, यानी आफ्ताब की एज में आप 3 ऐड कर दीजिए, आपको शबनम की एज मिल जाएगी, विच कैन बी रिटन एज। और इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू a + 3, यानी कि जो शबनम की एज है वो किसके इक्वल है, आफ्ताब की एज + 3। यानी अगर आफ्ताब की एज में अगर आप 3 ऐड कर देते हैं तो आपको शबनम की एज मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वजह से ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये कितना छोटे तरीके से एक इजी मेथड से हमने लिख दिया। बहुत ज़्यादा लिखने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, एस पढ़ते ही हमें समझ आ रहा है ये शबनम की एज है, और ये हमें तब मिलेगी जब हम ए यानी कि आफ्ताब की एज में 3 ऐड कर देंगे। तो एक्सप्रेशन जो निकला यहाँ पर शबनम की एज के लिए वो है a + 3। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ a इज़ 23, यानी अगर आफ्ताब की एज 23 ईयर्स है, देन व्हाट इज़ शबनम्स एज, तो फिर शबनम की एज क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे s इज इक्वल टू a + 3। a यानी आफ्ताब की एज कितनी है 23, तो हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर a की जगह हम a की वैल्यू रख देंगे 23, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 23 + 3, यानी कि शबनम की जो एज आ जाएगी वो होगी 26 ईयर्स। यानी कि अगर आफ्ताब की एज 23 ईयर्स है तो शबनम की एज होगी 26 ईयर्स। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, रिप्लेसिंग a बाय 23 इन दी एक्सप्रेशन a + 3। इस एक्सप्रेशन a + 3 में हमने a की जगह a की वैल्यू रख दी 23, वी गेट, तो हमें क्या मिला, s इज इक्वल टू 23 + 3। यहाँ पर a था, a की जगह 23 लिख दिया, तो 23 + 3 यानी कि 26 ईयर्स। तो शबनम की एज आ गई 26 ईयर्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ लेटर नंबर्स की डेफिनेशन बताई गई है, लेटर्स सच एज a एंड s दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स
आर कॉल्ड रैटर नंबर्स। अब जैसे हम लिखते हैं s इज इक्वल टू a प्लस 3, तो ये जो s और a है ये रैटर है जो कि नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a का मतलब क्या है, आफताब की एज जो कि एक नंबर है, और s का मतलब क्या है, शबनम से जो कि एक नंबर है। तो यहाँ पर ये s जो रैटर है और a जो रैटर है ये नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे रैटर्स जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रैटर्स को हम कहते हैं रैटर नंबर्स। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आ जाती है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंटेनिंग रैटर नंबर्स, यानी कि ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनमें कि रैटर नंबर्स होते हैं, जैसे कि s इज इक्वल टू a प्लस 3, सच एज द एक्सप्रेशन a प्लस 3 आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर हम लिखते हैं a प्लस 3, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको भी हम हटा देते हैं, जैसा यहाँ लिखा है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो जब हम कहते हैं a प्लस 3, तो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें रैटर नंबर का भी यूज़ किया गया है। और जब आप इस तरीके से लिखते हैं ना, s इज इक्वल टू a प्लस 3, तो यहाँ पर s एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a प्लस 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीच में ये इक्वल टू का साइन आ गया ना। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं, इक्वेशन। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है तो इसको इक्वेशन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, गिवन द एज ऑफ शबनम राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर हमें आफ्ताब की एज पता है तो शबनम की एज कैसे निकालनी है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन बना दिया। लेकिन अब हमसे ये कहा गया है कि अगर आपको शबनम की एज बताई जाती है तो फिर आप आफ्ताब की एज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, s इज इक्वल टू a प्लस 3, यानी कि शबनम की एज इज इक्वल टू आफ्ताब की एज प्लस 3। अभी तक इसको यूज़ कर रहे थे। अब अगर आपको आफ्ताब की एज पता करनी हो तो आप क्या करेंगे, a को यहीं पे रखेंगे, s भी अपनी जगह पे रहेगा, ये जो प्लस 3 है ना ये इस साइड में आके -3 हो जाएगा। तो आफ्ताब की एज के लिए जो एक्सप्रेशन बना वो बना s-3, यानी अगर शबनम की एज में से माइनस कर दिया जाए 3 को तो आपको मिलती है आफ्ताब की एज, यानी कि आफ्ताब शबनम से 3 साल छोटा है। अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट आफ्ताब इज़ 3 years यंगर दैन शबनम। हम जानते हैं कि आफ्ताब शबनम से 3 साल छोटा है। सो आफ्ताब्स एज विल बी 3 लेस दैन शबनम्स। तो आफ्ताब की जो एज होगी वो शबनम की एज से 3 साल कम होगी। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, अब इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, आफ्ताब एज इज इक्वल टू शबनम एज -3, यानी अगर आप शबनम की एज में से माइनस कर देते हैं 3 को तो आपको मिल जाती है आफ्ताब एज। तो आफ्ताब की एज के लिए जो एक्सप्रेशन हमने बनाया वो है शबनम एज -3। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिखते हैं लेटर की मदद से। इफ़ वी अगेन यूज द लेटर a टू डिनोट आफ्ताब्स एज, यानी अगर एक बार फिर से हम आफ्ताब की एज के लिए a लेटर को डिनोट करते हैं, a लेटर को लेते हैं, एंड द लेटर s टू डिनोट शबनम एज, और शबनम की एज के लिए हम s लेटर को लेते हैं, देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वुड बी, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, a इज इक्वल टू s-3, यानी आफ्ताब की एज निकालने के लिए आपको शबनम की एज में से माइनस करना पड़ेगा 3 को। ठीक है, जब आप s में से माइनस करेंगे 3 को तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, मीनिंग 3 लेस देन s, यानी कि अगर आप s में से 3 लेस कर देते हैं, 3 लेस कर देते हैं तो आपको आफ्ताब की एज मिल जाती। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है वो है s-3। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, यूज़ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है a इज इक्वल टू s-3, a इज इक्वल टू s-3, यूज़ दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब्स एज इफ़ शबनम्स एज इज़ 20। अगर शबनम की एज 20 ईयर्स है तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमें आफ्ताब की एज फाइंड करनी है। a मतलब आफ्ताब की एज, s मतलब शबनम की एज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू s की जगह शबनम की एज लिख दीजिए 20 ईयर्स -3। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20 -3 करेंगे तो 17, यानी कि अगर शबनम की एज 20 ईयर्स है तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 17 ईयर्स, क्योंकि आफ्ताब शबनम से 3 साल छोटा है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया, एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। पार्थिव इज मेकिंग मैच स्टिक पैटर्न्स। पार्थिव कुछ मैच स्टिक पैटर्न बना रहा है। ही रेपिटेडली प्लेसेस एल्स
नेक्स्ट टू ईच अदर, जिसमें वो क्या कर रहा है, एल के साथ एल रख रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको एक एल नज़र आएगा, यहाँ पर इस एल के साथ उसने एक एल और लगा दिया, फिर यहाँ पर पहला एल आया, इसी के साथ जोड़ दिया दूसरा एल, फिर जोड़ दिया तीसरा एल। ठीक है, अब देखिए ईच एल हैज़ टू मैच स्टिक्स एज शोन इन फिगर 4.2। और यहाँ पर जितने भी एल आपको नज़र आ रहे हैं इसमें हर एक एल में टू मैच स्टिक्स है। जैसे कि ये एल है तो इसमें कितनी मैच स्टिक है, एक इधर हो गई एक इधर, दो हो गई ना, ऐसे एक इधर हो गई एक इधर, दो हो गई, ऐसे इस एल में एक इधर हो गई एक इधर हो गई। तो हर एल में टू मैच स्टिक्स यहाँ पर हैं। अब देखिए इसके बाद क्या बताया गया, हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 5 एल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि कितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें 5 एल बनाने हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक मैच स्टिक में एक एल में, अगर एक एल में 2 मैच स्टिक्स हैं तो 5 एल में कितनी मैच स्टिक्स होगी, 5 इंटू 2 कर दीजिए, 10 मैच स्टिक्स होंगी। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है, इट विल बी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 करेंगे यानी कि 10 मैच स्टिक्स आ जाएगी। अगर आप ऐसे 5 एल बनाते हैं तो उन 5 एल्स में 10 मैच स्टिक होगी, क्योंकि एक एल में 2 मैच स्टिक है। तो बड़ा सिंपल सा है ये। ठीक है, हाउ मैनी मैच स्टिक्स, ये अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 7 एल्स। अब ऐसे अगर आपको 7 एल बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, इट विल बी 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कर दीजिए, यानी कि आपको 7 एल बनाने के लिए 14 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 45 एल्स। अगर आपको 45 एल बनाने हैं तब कितने मैच स्टिक चाहिए, एक मैच स्टिक में अगर 2 एल हैं तो 45 एल में कितने मैच स्टिक होंगे, इट विल बी 45 इंटू 2, यानी कि 90 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको 45 एल बनाने हैं तो। अब इसके बाद देखिए, नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एल्स एंड द नंबर ऑफ स्टिक्स। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ स्टिक्स में क्या रिलेशन है। देखिए, फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और द पैटर्न हेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रिलेशनशिप या पैटर्न को ध्यान से देखना होगा या उसको डिस्क्राइब करना होगा। देखिए, एवरी एल नीड्स 2 मैच स्टिक, हर एक एल में 2 मैच स्टिक्स आ रही हैं। सो द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स नीडेड विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना होगा, 2 टाइम्स होगा नंबर ऑफ एल का, क्योंकि अगर एक एल बनाना है तो एक एल में 2 मैच स्टिक्स आ रही हैं। ठीक है, एक एल में 2 मैच स्टिक्स आ रही हैं, तो जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं वो डबल होगी नंबर ऑफ एल के। तो 1 का डबल क्या होता है 2, 2 का डबल क्या होता है 4, यानी एक एल बनाना है तो उसमें 2 मैच स्टिक्स चाहिए, अगर 2 एल बनाने हैं तो उसमें 4 मैच स्टिक्स चाहिए, अगर 5 एल बनाने हैं तो उसमें 10 मैच स्टिक्स चाहिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स। यानी अगर आपको अगर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पता करनी है तो आपको नंबर ऑफ एल को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। जैसे यहाँ पर भी हमने किया था कि अगर 5 एल बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक चाहिए, तो नंबर ऑफ एल क्या हो गया 5, उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 10 आ गया। जब 7 एल बनाने हैं तो क्या किया, नंबर ऑफ एल यानी कि 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। तो यहाँ पर हमें ये नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कैसे पता चल रही है, जब हम नंबर ऑफ एल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। वही तो यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आपको कब मिलेगी, जब आप नंबर ऑफ एल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब इसी को हम और शॉर्ट करते हैं और एक एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं, नाउ वी कैन यूज़ एनी लेटर टू डिनोट द नंबर ऑफ एल्स। अब हम नंबर ऑफ एल के लिए कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, आप एन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स यूज़ एन, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन, किसके लिए, नंबर ऑफ लेटर्स के लिए हम एन यूज़ करेंगे। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स विल बी, तो अब नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा 2 इंटू एन। यानी अगर आप नंबर ऑफ मैच, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ एल को, ये एन हो गया नंबर ऑफ एल, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मिल जाएंगी। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 इंटू एन, जहाँ पर 2 तो आपका एक नंबर हो गया और n का मतलब हो गया नंबर ऑफ l। अब आगे देखिए, दिस एक्सप्रेशन टेल्स अस हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक n एल्स। इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें n एल्स, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 एल,
2L, 3L, 5L, n की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। मान लीजिए n की जगह मैं 5 लिख देता हूँ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पता कीजिए कि 5L बनाने में कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5L इज इक्वल टू 2 इंटू में 5, यानी कि 10 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो एक्सप्रेशन था इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया और हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पता चल गई कि 5L बनाने में 10 मैच स्टिक्स का यूज़ होगा। टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स वी जस्ट रिप्लेस n बाय द नंबर ऑफ L। तो जब हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पता करनी हो तो ये जो n है इसकी जगह हम नंबर ऑफ L को रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये जो n था उस n की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, उस n की जगह यहाँ पर मैंने ये 5 यूज़ किया है। और अगर n की जगह आप 10 रख देंगे तो मतलब 10L बनाने के लिए कितने मैच स्टिक की ज़रूरत होगी। तो यहाँ n की जगह जहाँ पर अभी 5 लिखा है वहाँ 10 कर दीजिए, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ये थर्ड एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक नाम बताया गया है केताकी। आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। केताकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज कोकोनट जैगरी लड्डूज़। जो केताकी है वो बनाती भी है और सप्लाई भी करती है कोकोनट और जैगरी वाले लड्डूज़, यानी कि कोकोनट और गुड़ वाले लड्डूज़। जैगरी मतलब हो गया गुड़। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ कोकोनट इज़ ₹35। एक कोकोनट का प्राइस हमें बताया गया ₹35 एंड द प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी इज़ ₹60। और 1 kg गुड़ की जो कीमत बताई गई है, जो प्राइस बताया गया वो है ₹60। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक कोकोनट का प्राइस है ₹35 और 1 kg जैगरी का प्राइस है ₹60। अब आगे देखते हैं, हाउ मच शुड शी पे इफ़ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 kg जैगरी। अगर ये 10 कोकोनट्स और 5 kg जैगरी खरीदती है तो उसे कितने पैसे, कितना अमाउंट पे करना होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि हमें 10 कोकोनट्स का प्राइस फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट कितना बनता है 10 कोकोनट्स का, और 5 kg का कितना कॉस्ट बनता है ये पता करना है। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, यानी टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट्स इज इक्वल टू 10 इंटू ₹35। देखिए एक कोकोनट की जो कॉस्ट है वो है ₹35। तो 10 कोकोनट्स की जो कॉस्ट आएगी, यानी कॉस्ट जो आएगी 10 कोकोनट्स की, वो कैसे निकालेंगे, ये मैं रफली लिख रहा हूँ इधर, बाकी यहाँ तरीका लिखा हुआ है। तो 10 कोकोनट्स की कॉस्ट निकालने के लिए आप 10 इंटू 35 कर देंगे तो आपको मिलेगा ₹350। तो आपको ये जो कॉस्ट मिलेगी 10 कोकोनट्स की वो होगी ₹350। ऐसे ही अब कॉस्ट ऑफ 5 kg जैगरी, यानी 5 किलोग्राम गुड़ की जो कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे। देखिए 1 किलोग्राम गुड़ की कॉस्ट हमें बताई गई है ₹60। तो ₹60 इंटू 5 कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ₹300। इसकी कॉस्ट यानी 10 कोकोनट्स की कॉस्ट कितनी थी, ₹350। और 5 kg जैगरी की कॉस्ट कितनी है, ₹300। दोनों को ऐड कर देंगे आपको मिल जाएगा ₹650। लिखने का तरीका यहाँ पर ऐसे बताया गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 10 इंटू ₹35। ये क्या है पता है, ये है 10 कोकोनट्स की कॉस्ट, वो यहाँ पर लिखी, प्लस 5 इंटू 60, 5 इंटू ₹60, ये है 5 kg जैगरी की कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 इंटू 35 हो जाएगा ₹350, यानी 10 कोकोनट्स की कॉस्ट तो हो गई ₹350 और 5 इंटू 60 करेंगे तो आपको मिलेगा ₹300, यानी कि 5 किलोग्राम जैगरी की कॉस्ट, गुड़ की कॉस्ट आ गई ₹300। दोनों को ऐड कर दीजिए आपको मिलेगा ₹650। तो अगर केताकी 10 कोकोनट्स और 5 किलोग्राम जैगरी खरीदती है, 5 किलोग्राम गुड़ खरीदती है और 10 कोकोनट्स खरीदती है तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट जो आएगी वो होगी ₹650। अब यहाँ पर आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, वो यहाँ पर आप देखिए 10 कोकोनट्स की कॉस्ट हमें कितनी मिल गई, कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट्स ₹350, कॉस्ट ऑफ 5 kg जैगरी ₹300। तो सीधा यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बाद, यानी ये वाला जो आपको तरीका बताएगा ना, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं शॉर्ट में, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹350 प्लस ₹300। तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा ₹650। ये वाला जो स्टेप आपको समझाया गया, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मच शुड शी पे इफ़ शी बाइज 8 कोकोनट्स एंड 9 kg जैगरी। अगर
अगर केताकी 8 कोकोनट्स परचेस करती है, बाय करती है और 9 केजी जैगरी बाय करती है, तब उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जहाँ पर ये लिखा है ना कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट्स, तो ये 10 की जगह आप 8 कोकोनट लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 10 की जगह जो आएगा वो क्या लिख देंगे, आप 8 लिख देंगे। 8 इंटू 35 करेंगे तो आपको मिलेगा ₹280। कितना, ₹280, यानी कि 8 कोकोनट की जो कॉस्ट है वो आपको पता चल गई ₹280 है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये 5 केजी जैगरी था, इसकी जगह आप करेंगे ये 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 5 की जगह 9 लिख देंगे। यहाँ पर भी 5 की जगह आप 9 कर देंगे, तो 9 इंटू 60 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ₹540। अब आपको 8 कोकोनट की कॉस्ट पता चल गई ₹280 और 9 केजी जैगरी, 9 केजी गुड़ की कॉस्ट पता चल गई ₹540। अब टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹280 प्लस कर देंगे ₹540। इन दोनों को अब आप ऐड कर देंगे, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ₹820। यानी कि अगर यहाँ पर 8 कोकोनट्स और 9 केजी जैगरी खरीदा जाता है तो उसके लिए जो टोटल अमाउंट पे करना होगा, जो उसकी टोटल कॉस्ट होगी वो होगी ₹820। अब इसके बाद क्या कहा गया देखिए, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कोकोनट्स एंड क्वांटिटी ऑफ जैगरी। यानी अगर आपको कुछ कोकोनट्स बता दिए जाएं और अगर आपको कुछ क्वांटिटी जैगरी की बता दी जाए, तो उसके बाद आप टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे कि कितना अमाउंट पे करना होगा। जैसे यहाँ पर था ना कि 8 कोकोनट्स है, 9 किलोग्राम जैगरी है, या फिर 10 कोकोनट्स है और 5 किलोग्राम जैगरी है। तो इसके लिए अगर हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें आगे बताया गया। क्वांटिटी नीडेड ये पहले कॉलम में लिखा, रिलेशनशिप यहाँ सेकंड कॉलम में, एक्सप्रेशन यहाँ पर थर्ड कॉलम में। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ कोकोनट पता करनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोकोनट्स इनटू कर देंगे 35। यहाँ पर यही तो किया था, जब 10 कोकोनट्स की बात हुई थी तो 10 इंटू 35 किया था। जब 8 कोकोनट्स की बात हुई थी तो उसकी कॉस्ट पता करने के लिए 8 इंटू 35 किया। वही तो यहाँ पर लिखा है, नंबर ऑफ कोकोनट्स इंटू 35। ठीक है, क्योंकि एक कोकोनट की कॉस्ट ₹35 है। और जो कॉस्ट ऑफ जैगरी की बात करते हैं तो उसमें जब 5 केजी जैगरी की बात हुई थी तो 5 इंटू 60 किया था। जब 9 केजी जैगरी की बात हुई तो 9 इंटू 60 किया, क्योंकि 1 किलोग्राम जैगरी की कॉस्ट ₹60 बताई गई है। तो कॉस्ट ऑफ जैगरी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ केजीज ऑफ जैगरी इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कोकोनट का जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, C इंटू 35। ये जो नंबर ऑफ कोकोनट्स है ना, इसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे C से, तो आप C इंटू 35 लिखेंगे। C मतलब कॉस्ट नंबर ऑफ कोकोनट्स। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था नंबर ऑफ केजीज ऑफ जैगरी, इसकी जगह आप लिखेंगे J, तो J का मतलब होगा नंबर ऑफ केजीज ऑफ जैगरी। और यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। हेयर C रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कोकोनट्स एंड J रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ केजीज ऑफ जैगरी। द टोटल अमाउंट टू बी पेड विल बी, अब टोटल अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स उसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ जैगरी। और कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स है क्या, कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स है C इंटू 35, और कॉस्ट ऑफ जैगरी क्या है, कॉस्ट ऑफ जैगरी है J इंटू 60। तो कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स की जगह हम लिखेंगे C इंटू 35, उसमें प्लस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ जैगरी की जगह हम लिखेंगे J इंटू 60। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है, C इंटू 35 प्लस J इंटू 60। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है कि अगर आपको कहा जाए कि इतने नंबर ऑफ कोकोनट्स खरीदे गए और इतना केजी अगर जैगरी खरीदा गया तो उसकी कॉस्ट पता कीजिए, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके आप कॉस्ट पता कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या कहा गया है, यूज़ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, यूज़ दिस एक्सप्रेशन और फॉर्मूला, इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 केजी जैगरी। अब अगर आपसे कहा जाए कि 7 कोकोनट्स खरीदे गए और 4 केजी जैगरी खरीदी गई, तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके, इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको टोटल अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट पे करना होगा। तो इसको यहाँ पर हमने आपको लिख कर दिखा दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, टोटल अमाउंट हमें पता करना है, जो पे करना होगा। ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया, C इंटू 35 प्लस J इंटू 60।
अब सी की जगह आप सी की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कोकोनट्स कितने हैं 7, तो सी क्या है नंबर ऑफ़ कोकोनट्स ही तो है, तो यहाँ पर आप सी की जगह 7 रख देंगे, इनटू में 35। और यहाँ पर जे यानी कितना केजी जैगरी है 4 केजी, तो जे की जगह 4 आ गया, इनटू में 60। 7 इंटू 35 करेंगे तो 245 और 4 इंटू 60 करेंगे तो 240, यानी कि 7 कोकोनट्स की जो कॉस्ट है वो तो है 245 रुपीज़ और 4 केजी जैगरी की कॉस्ट है ₹240। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी ₹485। यानी अगर आप 7 कोकोनट्स और 4 केजी जैगरी खरीदते हैं तो आपको जो टोटल अमाउंट पे करना होगा वो होगा ₹485। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है, नोटिस दैट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ सी एंड जे द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑल्सो चेंजेस। बिल्कुल, अगर आप सी और जे की जगह अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो आपको जो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो तो अलग ही मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा था कि जब 10 कोकोनट्स और 5 केजी जैगरी थी तो 650 अमाउंट आया था, जब आपके 8 कोकोनट्स और 9 केजी जैगरी हो गई तो 820 अमाउंट आया। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब आपके 7 कोकोनट्स हो गए, यहाँ पर हमने देखा था ना इसमें 7 कोकोनट्स हो गए 4 केजी जैगरी हो गए, तब अमाउंट डिफरेंट आया। आप सी और जे यानी नंबर ऑफ़ कोकोनट्स और जो जैगरी है इन केजी, उनको अगर आप चेंज करते जाएंगे तो आपको एक अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। राइटिंग दिस एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ टर्म्स वी गेट, ये एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम यही चीज़ है जो यहाँ पर लिखी थी उसको बस ऐसे लिख दिया, सी इंटू 35। यहाँ से हमें जितने भी कोकोनट्स हैं उनकी कॉस्ट पता चल जाती है, फिर हम ऐड कर देते हैं जे इंटू 60, जितने केजी भी जैगरी है उसकी कॉस्ट पता चल जाती है, दोनों को ऐड करते हैं तो आपको फाइनल वैल्यू पता चल जाती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है एग्जाम्पल नंबर 4। वी आर फेमिलियर विथ कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर्स ऑफ सिंपल शेप्स, यानी कि सिंपल शेप्स का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमें ये पता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए या रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, ट्रायंगल का भी पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे यहाँ पर 4 साइड्स हैं, इन चारों साइड्स का जो लेंथ है ना उनको आप अगर ऐड कर देते हैं तो चारों साइड्स की जो लेंथ आती है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये ट्रायंगल है तो इसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी ना, जब इनको ऐड करेंगे तो तीनों साइड्स को मिलाकर जो लेंथ बनेगी उसको हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कहेंगे। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ये हम जानते हैं। राइट एक्सप्रेशंस फॉर पेरीमीटर्स, अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो पेरीमीटर के एक्सप्रेशंस हैं वो अब हमें लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि अगर आपको एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, जो भी उसकी साइड की लेंथ दी हुई है उसका 4 टाइम्स निकाल लीजिए। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये स्क्वायर है और इसकी चारों साइड्स आपको दे रखी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इन चारों साइड्स को ऐड कर दीजिए। अगर आप इन चारों साइड्स को ऐड करेंगे 5 + 5 10 + 5 15 और +5 20, तो इसका पेरीमीटर आएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने का एक तरीका ये भी होता है कि 4 इंटू और इसमें जो आपकी साइड लेंथ दे रखी है ना, यानी इसकी चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 5 कर दीजिए तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ा या आपने डायरेक्ट 4 इंटू 5 किया, यानी जो भी इसकी साइड दे रखी थी 5 सेंटीमीटर उसका 4 टाइम निकाला तो आपको इसका पेरीमीटर मिल गया। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस कैन बी रिटन एज द एक्सप्रेशन 4 इंटू क्यू, यानी कि जब आप लेंथ ऑफ साइड्स का 4 टाइम निकालते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है और लेंथ ऑफ साइड का 4 टाइम निकालना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू क्यू। यहाँ क्यू क्या है, वेयर क्यू स्टैंड्स फॉर द साइड लेंथ। जैसे कि यहाँ साइड लेंथ थी ना 5 सेंटीमीटर, तो क्यू का मतलब यहाँ पर साइड लेंथ है। क्यू की जगह आप वो वैल्यू रख सकते हैं जो आपको दी गई है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या बना, अगर आपको पेरीमीटर पता करना है स्क्वायर का तो उसका एक्सप्रेशन क्या बना, उसका एक्सप्रेशन बना 4 इंटू क्यू। अब देखिए आप 4 इंटू क्यू बोलिए और इसको अगर आप चाहें तो 4 क्यू भी लिख सकते हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब जैसे यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल लिया था, अब एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। यूज़ द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 4 इंटू की, इसको यूज़ करेंगे और हम इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पेरीमीटर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू।
अब इसी को आगे आप क्या लिखेंगे 4 इंटू क्यू, क्यू यानी जो साइड लेंथ है वो कितनी है 7, 4 इंटू 7, तो आपका जो पेरीमीटर आ गया इस स्क्वायर का वो पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया और ये एक्सप्रेशन एक फॉर्मूले की तरह काम करता है। इसमें क्यू की वैल्यू रखी 7 और हमें पेरीमीटर मिल गया। अब देखिए क्या कहा गया, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ द यूज़ ऑफ लेटर नंबर्स, जैसे कि क्यू यहाँ पे लेटर नंबर है जो कि नंबर की जगह यूज़ हो रहा है ना ये अल्फ़ाबेट, जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ द यूज़ ऑफ लेटर नंबर्स एंड algebraic expressions allow us to express general mathematical relations in a concise way। यानी कि अब हम ये सीख चुके हैं, आपको अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि किस तरीके से हम लेटर नंबर का यूज़ करके और algebraic एक्सप्रेशन का यूज़ करके ये जो जनरल मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं इनको हम किस तरीके से कंसाइज वे में यानी कि शॉर्ट तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशंस एक्सप्रेस दिस वे आर ऑफन कॉल्ड फार्मूलाज। और जब हम मैथमेटिकल रिलेशंस को इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि हमने यहाँ लिखा 4 इंटू क्यू, तो इसको हम फार्मूला भी कहते हैं। तो आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और इसको आप फार्मूला भी कहते हैं। अब हम इस फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है राइट फार्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ। अब यहाँ पर हमें देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है। किसका पेरीमीटर? ए पार्ट देखिए, ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, यानी अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। देखिए अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। इसको आप 3a भी लिख सकते हैं, 3 इंटू ए भी लिख सकते हैं। ए का मतलब भी यहाँ पर हम साइड ही लेते हैं, यानी साइड के जरिए आप यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम यहाँ पर एस भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि 3 इंटू एस। अब आप 3 इंटू साइड बोलिए, 3a बोलिए, 3 इंटू ए बोलिए या 3s या 3 इंटू एस, बात एक ही है। साइड को आप जिस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 3 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि ये पार्ट है ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और इसका पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, ये मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हम मान लेते हैं इसकी तीनों साइड्स इक्वल और तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, 3 इंटू साइड, साइड क्या है 5, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऐसे कोई और साइड्स दे रखी है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम कहते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब है यहाँ पर इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम। अगर आप 5, 5 और 5 को ऐड करते हैं तब भी तो 15 ही आता है, बस उसका ये फॉर्मूला बन गया और हमारे लिए अब इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हमारा आंसर आ गया, इसका जो पेरीमीटर है वो है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद बी पार्ट में हमें किस चीज़ का फॉर्मूला बताना है। बी पार्ट में कहा गया रेगुलर पेंटागन, यानी एक रेगुलर पेंटागन है। जब हम कहते हैं रेगुलर, रेगुलर मतलब जिसकी सब साइड्स इक्वल हो, और पेंटागन मतलब जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 5 साइड्स हो। यहाँ पर यह बताया भी गया एज वी हैव लर्नड लास्ट ईयर, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी सीखा था, we use the word regular to say that all side lengths and angle measures are equal। यानी कि जब हम रेगुलर कहते हैं तो एक रेगुलर का मतलब, जब हम पॉलीगॉन के केस में रेगुलर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन जैसे ट्रायंगल हो गया या क्वाड्रिलेटरल हो गया या जैसे यहाँ पेंटागन दिया गया है, ये 5 साइड वाला पॉलीगॉन है। तो जब हम रेगुलर पेंटागन कहते हैं तो इसका मतलब है इसकी सभी साइड लेंथ्स भी इक्वल है, यानी कि ये 5 साइड्स है ना, 1 2 3 4, ये पाँचों साइड्स इक्वल होंगी और इसके सभी जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल ही होंगे। रेगुलर का ये मतलब है यहाँ पे। तो रेगुलर पेंटागन है और इसका पेरीमीटर हमें पता करना है। तो जैसे यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ऑल साइड्स इक्वल थी, ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ, 3 इंटू साइड। वैसे यहाँ पे 5 साइड्स हैं और ये सारी साइड्स, ये पाँचों साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, वो 5 इंटू साइड हो जाएगा। जैसे वहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 इंटू साइड था, यहाँ 5 इंटू साइड हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर है, ये रेगुलर पेंटागन है, तो इसकी पाँचों साइड्स की लेंथ अगर हम 4 सेंटीमीटर ले लें तो इसका पेरीमीटर आएगा 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर।
और जब हम कहते हैं कि हमने इस रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड किया तो उसका मतलब है इन पांचों साइड्स की जो टोटल लेंथ है ना वो हमने फाइंड किया है जो 20 सेंटीमीटर आई है। आप इनको अगर ऐड भी करके देखें 4 4 4 4 4 5 बार तो आपको 20 सेंटीमीटर ही मिलेगा। वो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले के द्वारा ये थोड़ा इजी कैलकुलेशन के द्वारा ये करके दिखा दिया है। तो इसके लिए जो रेगुलर पेंटागन के लिए जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो है 5 इंटू साइड। अब इसके बाद सी पार्ट आपके लिए और भी इजी है। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन है रेगुलर हेक्सागन, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जैसे रेगुलर पेंटागन था उसमें 5 साइड थी तो 5 इंटू साइड किया। रेगुलर हेक्सागन जब हम कहते हैं तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड है। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स 1 2 3 4 5 6, और रेगुलर हेक्सागन है तो 6 की 6 साइड इक्वल है। तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 6 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। तो अगर इसकी आपको तीनों साइड्स सॉरी 6 साइड्स 6 की 6 साइड्स अगर आपको 5 सेंटीमीटर दी गई हैं, ये अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी साइड्स हमने ले ली 5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे 6 इंटू 5, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। मुनि रत्ना हैज़ अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप, यानी मुनि रत्ना के पास एक 20 मीटर लंबा पाइप है। हाउएवर ही वॉन्ट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन, लेकिन उसे अपने गार्डन के लिए और लंबा पाइप चाहिए, यानी 20 मीटर की लेंथ वाला पाइप तो अभी है लेकिन उसे और लंबा पाइप चाहिए। ही जॉइंस अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन, तो उसने क्या किया, उसके पास जो ये 20 मीटर लंबा पाइप था उसमें उसने कुछ पाइप और जोड़ दिया। अब उस पाइप की लेंथ क्या है वो अभी हमें नहीं पता, जो उसने जोड़ा है एक्स्ट्रा उसकी लेंथ हमें नहीं पता है अभी। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप, यानी कि 20 मीटर लेंथ वाला पाइप ऑलरेडी था, उसमें कुछ लेंथ वाला पाइप और जोड़ दिया गया। अब इनको ऐड करने से वो जो नई लेंथ आई है ना, वो लेंथ हमें बताने के लिए, वो लेंथ पता करने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए इस चीज़ को ज़रा दोबारा पढ़ते हैं। गिव द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहिए फॉर्मूला कहिए एक ही बात है। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप, यानी पुरानी जो लेंथ थी उसमें जब नया पाइप जोड़ दिया तो अब कंबाइंड लेंथ, अभी एक जो फाइनल जो लेंथ है पाइप की वो कितनी है उसके लिए हमें एक्सप्रेशन बनाना है। यूज द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द अदर पाइप। ये जो नया वाला पाइप आपने जोड़ा था ना इस पुराने 20 मीटर में, ये जो नया वाला पाइप आपने जोड़ा है इसकी जो लेंथ आपको लेने को कहा गया एक्सप्रेशन में वो आप के से डिनोट करेंगे उसको, ये भी हमें बोला गया है। और ये जो टोटल लेंथ होगी इसको कैसे फाइंड किया जाए, इसका एक्सप्रेशन क्या है वो फाइनली अब हमें बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इनिशियल लेंथ ऑफ पाइप, इनिशियल लेंथ ऑफ पाइप मतलब स्टार्टिंग में पाइप की लेंथ कितनी थी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमें बताया गया है। लेंथ ऑफ पाइप जॉइंट, जो नया पाइप जोड़ा गया उसकी लेंथ हमने क्या ले ली के मीटर, हमें कहा गया था ना के से डिनोट करना है नए वाला पाइप जो जोड़ा गया है उसको। अब जो कंबाइंड लेंथ होगी वो कैसे मिलेगी, जो पुरानी लेंथ है 20 मीटर उसमें ऐड कर दीजिए नई वाली लेंथ यानी कि के मीटर, इनको ऐड करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी सही आंसर है 20 मीटर प्लस के मीटर। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 प्लस के को ब्रैकेट में लिखिए और मीटर बाहर लिख दीजिए। तो जो आपकी जो कंबाइंड लेंथ है ना, यानी पुरानी लेंथ प्लस नई लेंथ, कंबाइंड लेंथ जो आएगी इनको ऐड करके जो नई लेंथ आएगी वो आएगी 20 प्लस के मीटर। तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जांपल के द्वारा इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमें जैसा कि बताया गया स्टार्टिंग में जो लेंथ थी वो थी 20 मीटर। अब उसके बाद जो नई लेंथ जोड़ी गई हम उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 मीटर की लेंथ आपने और जोड़ दी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बना था एक्सप्रेशन 20 प्लस के मीटर, ये हमने देखा था ना यहाँ पे फॉर्मूला या कहे एक्सप्रेशन। तो ये क्या था 20 प्लस के मीटर। अब के की जगह हम क्या रख देंगे, ये 5 रख देंगे। 20 प्लस 5 यहाँ मीटर, तो क्या आ गया 25 मीटर। तो हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास 20 प्लस के मीटर, इसमें आप ये के की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, वो लेंथ यहाँ पे रखेंगे, ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये इसलिए था कि अगर कभी प्रैक्टिकली आपको वैल्यू रख के निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जबकि जो मेन सॉल्यूशन हमारा है वो ये वाला है कि हमें जो कंबाइंड लेंथ का जो एक्सप्रेशन बनाना था वो था 20 प्लस के मीटर। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कृतिका हैज़
इफ़ शी हैज़ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 20 एंड ₹5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि अगर कृतिका के पास ₹100 के कुछ नोट्स हो, ₹20 के कुछ नोट्स हो और ₹5 के कुछ नोट्स हो, तो उस केस में उसके पास टोटल अमाउंट क्या होगा। इसके लिए यहाँ पर हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब इस टेबल को समझिए, उसके बाद ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये आपको उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कॉलम 1 देखिए, नंबर ऑफ ₹100 नोट। इस कॉलम में हमें बताया गया कि नंबर ऑफ ₹100 नोट कितने हैं। सेकंड कॉलम, नंबर ऑफ ₹20 नोट्स। थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ ₹5 नोट्स। और जो ये चौथा कॉलम है, लास्ट कॉलम, इसमें क्या है, एक्सप्रेशन एंड टोटल अमाउंट, यानी कि एक एक्सप्रेशन हमें लिखना है, ठीक है, और उसके हिसाब से हमें बताना है कृतिका के पास टोटल अमाउंट क्या होगा। अब ये पहला वाला केस देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कृतिका के पास ₹100 वाले तो 3 नोट्स हैं, ₹20 वाले 5 नोट्स हैं और ₹5 वाले 6 नोट्स हैं। अब उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है पहले तो सबसे पहले ₹100 वाले 3 नोट्स हैं, तो इसको आप हम ऐसे लिखेंगे 3 × 100। देखिए हमें अमाउंट पता करना है। अगर आपके पास ₹100 वाले 3 नोट्स हैं तो उसका अमाउंट कितना बन गया, 3 × 100 यानी कि ₹300 हो गए। ऐसे हमें अमाउंट पता चल गया ना। उसमें फिर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या, ₹20 वाले 5 नोट्स हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, 5 × 20, ठीक है, क्योंकि ₹20 वाले 5 नोट्स है तो 5 × 20। अब उसमें फिर से ऐड कीजिए। अब देखिए ₹5 वाले 6 नोट्स है तो इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, इसका अमाउंट बनेगा 6 × 5। अब ये जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली है ना, ये सब अमाउंट्स पता चल रहे हैं हमें कि ₹100 के 3 नोट्स हैं तो 3 × 100 यानी कि ये हो गया आपका 300, तो ये हो गया, प्लस ₹20 वाले 5 नोट्स है, 20 × 5 करेंगे तो 100, ये भी अमाउंट पता चल गया, प्लस ₹5 वाले 6 नोट्स है, 6 × 5 यानी कि 30। अब इनको ऐड कर दीजिए, 300 में ऐड करेंगे 100 तो मिलेगा 400, 400 + 30 करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा 430। तो अगर कृतिका के पास ₹100 वाले 3 नोट्स है, ₹20 वाले 5 नोट्स है, ₹5 वाले 6 नोट्स हैं, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये पूरा तो एक्सप्रेशन हो गया और जो टोटल अमाउंट उसके पास है वो है 430, वो यहाँ पर हमें पता चल गया। अब इसी में सेकंड केस देखिए। अब यहाँ पर हमें ये नंबर ऑफ जो नोट्स है ना, ये हमें पता करने हैं, यहाँ पे ये हमें पता करने हैं। अभी तक हमें नहीं पता है। हमें क्या दिया गया, एक्सप्रेशन दिया गया 6 × 100 यानी ₹100 वाले तो 6 नोट्स हैं, प्लस 4 × 20 तो ₹20 वाले 4 नोट्स है, प्लस 3 × 5 तो ₹5 वाले 3 नोट्स हैं और ये जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 695। अब यहाँ पर देखिए ₹100 वाले 6 नोट्स हुए तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और ₹20 वाले 4 नोट्स हुए तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और ₹5 वाले 3 नोट्स हुए तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं कि ₹100 वाले तो 8 नोट्स हैं और ₹20 वाले 4 नोट्स हैं और ₹5 वाले Z नोट्स दिए गए हैं, इसको Z भी कहते हैं, Z नोट्स दिए गए हैं। अब इसका एक्सप्रेशन बनाना है हमें, तो ₹100 वाले तो 8 नोट्स हैं तो 8 × 100 प्लस का साइन, और ₹20 वाले 4 नोट्स हैं तो प्लस 4 × 20 कर देंगे। उसके बाद ₹5 वाले Z नोट्स है, इसको आप Z कहिए Z कहिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, Z या Z × 5, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब इससे हम फाइनल अमाउंट कैसे पता करेंगे, 8 × 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 800, फिर 4 × 20 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80, ठीक है, 24 × 80 होता है। Z × 5 करेंगे तो 5Z या 5Z, ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 800 और 80 को ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा, 880 प्लस में ये 5Z, तो ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा। अब ऐसे अगला केस देखते हैं। ₹100 वाले X नोट्स हैं, ₹20 वाले Y नोट्स हैं और ₹5 वाले Z नोट्स हैं, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए X × 100 करेंगे, उसके बाद प्लस Y × 20 करेंगे और उसके बाद प्लस Z × 5 करेंगे। अब X × 100 करेंगे तो क्या आएगा, 100X, 20 × Y करेंगे तो 20Y, प्लस 5 × Z करेंगे 5Z,
तो ये आपका एक्सप्रेशन भी बन गया और इसी को आप फाइनल अमाउंट कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पर हम वो लिख सकते हैं और उसके बाद हमें फाइनल अमाउंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिख कर दिखा दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। वेंकटा लक्ष्मी ओन्स अ फ्लावर मिल, यानी कि वेंकटा लक्ष्मी की एक फ्लावर मिल है, आटे की चक्की है, ठीक है, जिसमें कि गेहूं पीस के आटा बनाया जाता है। इट टेक्स 10 सेकेंड्स फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग, और जब इस मशीन को स्टार्ट किया जाता है, आटे की चक्की को जब स्टार्ट किया जाता है तो इसको स्टार्ट होने में 10 सेकेंड लगते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वंस इट इज़ रनिंग, और एक बार जब ये मशीन स्टार्ट हो जाती है, ईच kg ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड्स टू ग्राइंड इनटू पाउडर, यानी एक बार जब ये मशीन 10 सेकेंड लगे ये स्टार्ट हो गई, और जब एक बार ये चलना शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, उसके बाद हर kg यानी कि 1 kg ग्रेन को पीसने के लिए इसको लगते हैं 8 सेकेंड, यानी कि हर 8 सेकेंड में ये 1 किलोग्राम गेहूं पीस के आटा बना देती है। विच ऑफ द एक्सप्रेशंस बिलो डिस्क्राइब्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y kg of grain assuming the machine is off initially। तो यहाँ पर अब हमें ये कुछ 5 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से वो कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि हमें उस टाइम के बारे में बता सके जो कि y kg ग्रेन को पीसने में लगेगा, और हमें ये भी अज्यूम करना है कि जो मशीन थी वो स्टार्टिंग में ऑफ थी, यानी कि 10 सेकंड हमें वो भी लेने हैं जो उस मशीन को स्टार्ट होने में लगे। और उसके बाद अगर आपके पास टोटल y kg ग्रेन, यानी y kg आप कह सकते हैं अगर आपके पास गेहूं है तो इसको पीसने में टोटल आपको अब कितना टाइम लगने वाला है, तो वो कौन सा एक्सप्रेशन है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो डी ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है, 10 + 8 × y। अब ये कैसे करेक्ट है इसके लिए यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा ऑप्शन डी 10 + 8 × y, ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, देखिए, गिवन टाइम टू स्टार्ट द मशीन, सबसे पहले तो हमें कहा गया है कि मशीन स्टार्ट होने में कितनी देर लगती है, 10 सेकेंड्स। एक चीज़ तो ये हो गई, ये 10 सेकेंड्स तो लगेंगे क्योंकि कहा गया कि मशीन स्टार्टिंग में ऑफ थी, लिखा है ना कि अज्यूम कीजिए कि मशीन स्टार्टिंग में ऑफ थी, तो 10 सेकेंड तो उसके स्टार्ट होने में लग गए। अब उसके बाद देखिए, टाइम टू ग्राइंड ईच kg ऑफ ग्रेन, अब हमें ये बताया गया कि एक बार जब मशीन चलना शुरू हो गई तो उसके बाद वो हर 8 सेकेंड में 1 किलोग्राम गेहूं को पीस देती है। तो वही यहाँ पर लिखा है, देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। टाइम टेकन टू ग्राइंड ईच kg ऑफ ग्रेन, यानी उसके बाद 1 किलोग्राम गेहूं को पीसने में कितनी देर लगती है, 8 सेकेंड। और हमें टोटल कितनी क्वांटिटी दी गई है गेहूं की या ग्रेन की, y kg। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ ग्रेन कितनी हुई, y kg, यानी टोटल इतना गेहूं है y kg। अब उसके बाद आता है टोटल टाइम। अब हमें पता चलेगा टोटल टाइम का सही एक्सप्रेशन क्या है। 10 सेकेंड तो लगेंगे मशीन स्टार्ट होने, तो वो 10 लिखा, उसमें फिर क्या प्लस करेंगे, देखिए 1 किलोग्राम, अगर आपके पास 1 किलोग्राम ग्रेन है तो उसको पीसने में लगते हैं 8 सेकेंड्स। तो अगर आपके पास y किलोग्राम ग्रेन होगा तो उसको पीसने में कितनी देर लगेगी, 8 × y सेकेंड्स, यही तो होने वाला है। इसको हम एक नंबर के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 kg ग्रेन है तो उसमें कितने सेकेंड लगने वाले हैं, 8 × 5 यानी कि 40 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो अगर आपके पास y kg ग्रेन है तो 8 × y, ये वो टाइम है जो कि y kg ग्रेन को ग्राइंड करने में लगेगा और 10 सेकेंड मशीन को स्टार्ट होने में लगेंगे। तो टोटल आपको कितना इसमें टाइम लगने वाला है, 10 + 8 × y सेकेंड, 10 + 8 × y सेकेंड्स, ठीक है, यही टाइम लगने वाला है, जिसमें 10 सेकेंड मशीन स्टार्ट होने में और उसके बाद जो y kg आपके पास ग्रेन है उसको पीसने में इतना टाइम लगेगा, 8 × y। जैसे 5 kg ग्रेन है तो उसको पीसने में 8 × 5 यानी कि 40 सेकेंड्स लगेंगे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ हमने निकाला कि 10 kg मशीन स्टार्ट हो गई, उसके बाद y kg ग्रेन था उसको पीसने में लगे 8 × y सेकेंड्स। तो इनको जब ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आपको पता चल जाएगा। तो सही एक्सप्रेशन क्या है, 10 + 8 × y। और ये कहाँ पर था, ये डी ऑप्शन, 10 + 8 × y। तो यहाँ पर भी हमने ये लिखा ऑप्शन डी 10 + 8 × y। तो सही टाइम हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मशीन स्टार्ट होने में प्लस y kg ग्रेन को ग्राइंड करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, उसके लिए सही एक्सप्रेशन है ये वाला 10 + 8 × y।
अब वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाता है कि टोटल 5 kg ग्रेन है, ठीक है, 10 सेकंड आपको लगते हैं मशीन स्टार्ट करने में और 5 kg ग्रेन को भी आपने ग्राइंड करना है, टोटल कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो 10 सेकंड लगेंगे मशीन स्टार्ट करने में, प्लस उसके बाद क्या है 8 इंटू वाई। 8 इंटू वाई मतलब हर 1 किलोग्राम ग्रेन को ग्राइंड करने में 8 सेकंड लगते हैं। तो 8 इंटू यहाँ पर कितना ग्रेन है 5 kg, तो 8 इंटू 5 किया तो 10 प्लस 40, यानी कि टोटल टाइम आपको लगेगा 50 सेकेंड्स। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने देखा, इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस, यानी कि जो लेटर आपको, जो अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करने हैं आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्जी के लेटर यूज़ करके आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं। अब यहाँ पर हमें अलग अलग केसेस दिए गए। ए पार्ट में क्या कहा गया है, 5 मोर देन अ नंबर। अब एक नंबर है, उस नंबर को हमने एक्स ले लिया और उसमें 5 ऐड कर दिया तो हमें एक नया नंबर मिल जाएगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया। अगर एक नया नंबर हमें पता करना है ऐसा जिसमें कि वो किसी नंबर में 5 ऐड करने पर एक नया नंबर आता है, तो उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनाया हमने, x प्लस 5। x एक नंबर है, उसमें 5 ऐड कर दो तो आपको एक नया नंबर मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ y प्लस 5 भी लिख सकते हैं, m प्लस 5 भी लिख सकते हैं, जो वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला केस देखिए बी पार्ट, 4 लेस देन अ नंबर, यानी एक नंबर है उसमें से 4 माइनस कर दीजिए तब आपको एक नया नंबर मिलता है। तो वो नंबर हमने लिया y में से हमने 4 माइनस किया, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया कि एक नंबर y है उसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो आपको एक नया नंबर मिल जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं सी पार्ट, 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर है, वो नंबर हमने लिया m, उसका 13 टाइम कीजिए। ठीक है, m का 13 टाइम कैसे करेंगे, 13 इंटू एम, ये m का 13 टाइम हो गया। 2 लेस देन लिखा हुआ है ना, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 2, इसको ध्यान से समझिए। 13 टाइम्स ऑफ m का 13 टाइम, उसमें से माइनस कर देंगे 2 तो आपको एक नया नंबर मिलता है। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 इंटू एम, 13 इंटू एम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13m। अब आप 13 को जब m से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली ये 13m ही तो बन जाता है, तो 13m माइनस 2 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, या आपकी मर्जी है, दोनों ही ये चीज़ें ठीक हैं। अब आते हैं डी पार्ट पे, 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर। अब एक नंबर है, वो नंबर हमने लिया s, उसका किया 2 टाइम्स। s का 2 टाइम कैसे होगा, 2 इंटू एस, 13 लेस है ना, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 13, यानी आपको s के 2 टाइम में से माइनस करना था 13, तब आपको एक नया नंबर मिलता है। तो s का 2 टाइम यानी 2 इंटू एस, उसमें से माइनस किया 13, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया जिससे कि आपको एक नया नंबर मिलता है। 2 इंटू एस को आप 2s भी लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखिए 2 इंटू एस माइनस 13 या 2s माइनस 13, बात एक ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिस्क्राइब सिचुएशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अभी तक क्या था कि सिचुएशंस दी गई थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बना रहे थे। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं और हमें उससे रिलेटेड सिचुएशन बनानी है। ए पार्ट में हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 8 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। तो इसको ना अलग अलग तरीके से आप सिचुएशन बना सकते हैं। हमने जो आंसर लिखा है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और मन में आपके एग्जांपल आता है तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो ये जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा 8 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, अब इससे रिलेटेड सिचुएशन क्या बनाई है हमने, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज़ ₹x, अगर एक टेबल की कॉस्ट x रुपीज़ है एंड अ चेयर इज़ ₹y, और एक चेयर की कॉस्ट y रुपीज़ है, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 टेबल्स एंड 3 चेयर्स इज, तो उस केस में 8 टेबल्स और 3 चेयर की कॉस्ट क्या रहेगी, तो वो रहेगी 8 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। कैसे, देखिए एक टेबल की कॉस्ट है ₹x, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि एक टेबल की कॉस्ट कितनी है ₹x, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको ज़रा ठीक से लिख देते हैं। एक टेबल की कॉस्ट है ₹x, तो 8 टेबल्स की कॉस्ट कितनी होगी, ₹8 इंटू एक्स, तो वो तो 8 इंटू एक्स आ गया, या 8 टेबल की कॉस्ट पता चल गई। अब अगर एक चेयर की कॉस्ट ₹y है, ठीक है, तो 3 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 3 चेयर की कॉस्ट होगी ₹3 इंटू वाई, ठीक है।
तो वो हमने यहाँ पर लिखा। तो टोटल कॉस्ट हमें कैसे मिल रही है, 8 टेबल्स और 3 चेयर्स की 8 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, और यहाँ पर यही एक्सप्रेशन दिया गया ना। तो इससे रिलेटेड ये जो सिचुएशन हमने बनानी थी वो यहाँ पर हमने बनाकर दिखा दी है। अब जैसे यहाँ पर हमने टेबल और चेयर लिया है, तो इसकी जगह आप कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या है, 15 इंटू जे माइनस 2 इंटू के। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, माइनस का साइन आया ना। अब इससे रिलेटेड एक सिचुएशन हमें बनानी है। इफ़ एन एप्पल वेज जे ग्राम, यानी कि एक एप्पल का वजन अगर हम जे ग्राम मान लेते हैं, एंड एन ऑरेंज वेज के ग्राम, और एक ऑरेंज का वजन वेट अगर हम के ग्राम लेते हैं, देन द डिफरेंस इन द वेट्स ऑफ 15 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। उस केस में 15 एप्पल और 2 ऑरेंजेस का जो वेट होगा उसका डिफरेंस कितना होगा, तो वो हमें ऐसे मिलेगा 15 इंटू जे माइनस 2 इंटू के ग्राम्स। देखिए अगर एक एप्पल का वजन वेट जे ग्राम है तो 15 एप्पल का कितना हुआ, 15 इंटू जे ग्राम। ठीक है, ये 15 एप्पल का वेट आ गया। और अगर एक ऑरेंज का वेट, अगर आपका एक ऑरेंज का वेट के ग्राम है तो 2 ऑरेंज, क्योंकि यहाँ 2 दिया था ना इसलिए, तो 2 ऑरेंज का वेट कितना हो जाएगा, 2 इंटू के ग्राम। ठीक है ना। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 15 इंटू जे माइनस 2 इंटू के, यानी कि ये जो डिफरेंस पता चल रहा है वो क्या क्या पता चल रहा है इससे आपको, कि यहाँ पर 15 एप्पल्स और 2 ऑरेंजेस का जो डिफरेंस है, उनके वेट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था, इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर ये सिचुएशन बनाकर दिखा दी है कि यहाँ पर हमें अगर 15 एप्पल और 2 ऑरेंज का वेट का डिफरेंस पता करना हो तो वो हमें ऐसे पता चलेगा 15 इंटू जे माइनस 2 इंटू के करके। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन अ कैलेंडर मंथ इफ एनी 2 इंटू 3 ग्रेड फुल ऑफ डेट्स इज चूजन एज शोन इन द पिक्चर, राइट एक्सप्रेशंस फॉर द डेट्स इन द ब्लैंक सेल्स इफ द बॉटम मिडल सेल हैज़ डेट डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, ये 2 इंटू 3 ग्रेड, इसको ध्यान से देखिए। इसका मतलब है कि ये 2 रो, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, और कॉलम देखेंगे तो 3 कॉलम है। एक कॉलम, ये एक कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, और ये तीसरा कॉलम हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, 2 इंटू 3 ग्रेड। यहाँ पर भी वही 2 इंटू 3 ग्रेड है ना। ये 2 तो रोज़ हो गई, और ये 1, 2 और 3 आपके कॉलम हो गए। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, ये ज़रूरी है ये चीज़, कि ये जो ब्लैंक हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं सेल्स दी गई हैं, इसमें अगर ये बॉटम मिडल सेल ये अगर डब्ल्यू दी गई है तो बाकी सब हमें फिल करना है। तो ज़रा इसी को ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर ये दिया गया हमें 2 इंटू 3 ग्रेड दिया गया ना, 2 रो और 3 कॉलम। देखिए ये अगर 20 है तो उससे पहले वाला एक नंबर कम है, यानी 20 में से 1 माइनस किया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये 20 है मिडल में, तो 20 की जगह यहाँ क्या आ गया, डब्ल्यू। अब यहाँ देखिए लेफ्ट में 20 में से 1 माइनस किया तो 19, तो यहाँ लेफ्ट में क्या आएगा, डब्ल्यू माइनस 1। जैसे यहाँ 20 माइनस 1 तो यहाँ डब्ल्यू माइनस 1। राइट में 20 प्लस 1 यानी कि डब्ल्यू प्लस 1, तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मिडल वाला 13, 20 से कितना कम है, 7 कम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू माइनस 7। अब ये वाला देखिए लेफ्ट में 12, 20 से कितना कम है, 8 कम है ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू माइनस 8। और ये देखिए 14, 20 से कितना कम है, 6 कम है, तो डब्ल्यू माइनस 6। अगर यहाँ पर आप कोई और भी 2 इंटू 3 वाली ग्रिड रहते हैं ना, तब भी देखिए यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। कैसे, हम ये वाली ग्रिड ले लेते हैं, ये आप कोई भी अपनी मर्जी से 2 इंटू 3 वाली ग्रिड ले सकते हैं। मैंने ये लेकर देखिए, मिडल में क्या है 29, लेफ्ट में देखिए 1 माइनस करके आया, मैच कर रहा है, राइट में 1 प्लस करके आया, मैच कर रहा है। यहाँ ऊपर देखिए 7 माइनस करके 22 आएगा ना, सेम यही चीज़ है। यहाँ देखिए 29 में से 8 माइनस करेंगे, डब्ल्यू माइनस 8, और यहाँ देखिए 23 यानी कि 6 माइनस करके यहाँ डब्ल्यू माइनस 6। तो कोई भी 2 इंटू 3 वाली आप ग्रिड यहाँ से ले लीजिए, यही इसी तरीके से ही आपकी ये जो ब्लैंक स्पेस है ये फिल होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये जो 4.1 है ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे 4.2 रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।